हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ 12 प्लस। जैन एंड व्यास यूनिवर्सिटी के जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनके एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ गया है और जल्दी उनके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो उनके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमारी 12 प्लस की टीम आपके लिए मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ लेके आई है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो आपके जिस भी सब्जेक्ट का पेपर रहता है, जैसे एग्ज़ाम में पेपर आता है, उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने एक पेपर डिज़ाइन कर रखा है, जिसमें आपके एग्ज़ाम में जिस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चंस हमने इसमें डाल रखे। तो उसमें क्या होता है कि आपके इस पेपर अगर आप ये पेपर पूरा करके जाते हो एग्ज़ाम में, तो आपके 80 से 90% क्वेश्चन है वो इसी पेपर में से आएंगे। देखिए, बाकी 100% की मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चंस अगर आप चाहते हो कि हमारे पूरे क्वेश्चंस है वो 100% हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आए, तो आप हमारे 12 प्लस के ऐप पे विजिट कीजिए। वहाँ पे हमारे जो प्रत्येक सब्जेक्ट के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर रखे, तो वहाँ जाके देखिए। तो वहाँ आपको जो भी क्वेश्चंस मिले यूनिट वाइज, अगर आपने उतने सारे क्वेश्चंस कर दिए तो आपके एग्जाम में उन क्वेश्चंस में से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर 100% क्वेश्चन करने तो 12 प्लस के ऐप पे जाइए और यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए। और बाकी ये 80 से 90% क्वेश्चन है वो इसी पेपर में से आएंगे, तो ये पेपर पूरा आप देख के जाना, ठीक है। देखिए, तो आज का हमारा लेक्चर है वो है जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर की ऑप्टिक्स है, यानी कि फिजिक्स है, उसके बारे में रहने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्या देखेंगे, जो आपके पार्ट ए के जो 10 क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन देखेंगे। बाकी बी पार्ट के क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। बाकी उनका सॉल्यूशन है वो यहाँ यूट्यूब पे करवाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। उनके क्वेश्चन के आंसर भी लॉन्ग होते हैं, तो वो यूट्यूब पे करवाएं तो बहुत ही टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। बाकी तो वैसे ये पूरा कंटेंट है वो हमारे 12 प्लस के ऐप के वीडियो लेक्चर में अवेलेबल है। सारे बी पार्ट के क्वेश्चन के आंसर आप अगर 12 प्लस के ऐप पे विजिट करते हो, तो वहाँ ऑप्टिक्स की जो सेकंड सेमेस्टर की ऑप्टिक्स है उसमें सारे जो बी पार्ट के क्वेश्चन है उनके आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो 12 प्लस के ऐप पे विजिट कीजिए, वहाँ से देखिए आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर किसी भी क्वेश्चंस के समझने में, ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो ये हमारे 12 प्लस के नंबर है, ठीक है। आप इस पर मैसेज कीजिए, आपके हर क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस में डाउट है उसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। बाकी आज का जो लेक्चर है उसकी शुरुआत करते हैं हम। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है निर्णती तल व निर्णती बिंदु क्या होते हैं, नोडल्स पॉइंट्स और नोडल्स प्लेन्स क्या होते हैं उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो देखिए, बेसिकली जो हमारे नोडल्स पॉइंट्स और नोडल्स जो प्लेन्स होते हैं वो होते क्या है कि कोई भी हमारा थिक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक प्रिंसिपल एक्सेस होता है, तो प्रिंसिपल एक्सेस पे ऐसे दो पेयर ऑफ पॉइंट्स होते हैं जिसके लिए जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है, ठीक है, जिसे हम एम थीटा कहते हैं। जो एम थीटा की वैल्यू है वो पॉजिटिव और यूनिट होती है, तो उन दो पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, नोडल्स पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, हम समझते हैं, एक क्या है हमारे पास थिक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। मैंने मान लिया कि हमारे पास क्या है, थिक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से थिक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है हमारे पास। अब देखिए, इसमें जो ये क्या है, इसकी प्रिंसिपल एक्सेस है, तो प्रिंसिपल एक्सेस पे ऐसे दो पेयर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। एक पॉइंट्स होता है वो है ऑब्जेक्ट स्पेस में, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, क्योंकि जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट स्पेस, ठीक है। और ये हमारा क्या है, इमेज स्पेस। तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट स्पेस में होता है और एक पॉइंट क्या होता है, हमारा इमेज स्पेस में होता है। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया n2 और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने n1, ठीक है। तो ऐसे दो पेयर ऑफ पॉइंट्स होते हैं जिसके लिए एंगुलर मैग्निफिकेशन है उसकी वैल्यू कितनी होती है, +1 होती है। मान लीजिए मैंने इस पॉइंट्स पे कोई रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट्स पे कोई रे इंसिडेंट हो रही है, वो अल्फा कोण बनाएंगी, ठीक है। उसके बाद अब क्या होगा कि ये रे है वो इमर्ज होगी इसमें से, तो इसमें से जब इमर्ज होती है तो वो इसके साथ कितना कोण बनाती है, वो भी कितना बनाती है, अल्फा कोण बनाती है। तब जाके हमारा क्या होगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव और यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है, ठीक है, जिसे हम एम थीटा कहते हैं, वो एम थीटा कितना होता है, पॉजिटिव तथा यूनिट होता है, ठीक है, यानी कि +1 होती है, ठीक है। तो ये हमारे जो पॉइंट है वो दोनों पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, नोडल्स पॉइंट्स कहलाएंगे, ठीक है। क्योंकि
इनके लिए जो टोटल एंगुलर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कितनी होती है, पॉजिटिव और यूनिट होती है। ठीक है, तो नोडल पॉइंट्स क्या है कि ऐसे दो पेयर्स ऑफ पॉइंट्स होते हैं, जो एक ऑब्जेक्ट इमेज में होता है, एक क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट स्पेस में होता है, दूसरा इमेज स्पेस में होता है। तो इन दो पॉइंट्स के लिए एक रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, उसके बाद यहाँ से इमर्ज हो रही है। ठीक है, तो इनके बीच में जो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना कोण बनाएगी, वो इमर्ज वाली भी उतना ही कोण बनाएगी, जिसके लिए टोटल एंगुलर मैग्निफिकेशन है वो +1 होता है। तो इस पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, नोडल पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड बात है वो है नोडल प्लेन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो नोडल प्लेन्स बेसिकली क्या होते हैं कि जो हमारे नोडल पॉइंट्स है उनसे गुजरने वाले प्लेन्स होते हैं, और वो क्या होते हैं, जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, यानी कि जो ये वाली एक्स है, इसके क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नोडल प्लेन्स कहते हैं। अगर नोडल प्लेन्स क्या हो जाएंगे, नोडल पॉइंट से जाने वाले तथा प्रिंसिपल एक्स के परपेंडिकुलर, यानी कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है और नोडल पॉइंट से जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दो हमारे जो प्लेन्स है, ठीक है, नोडल पॉइंट से गुजरने वाले हैं, और जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर है, तो इन प्लेन्स को हम क्या कहेंगे, नोडल प्लेन्स कहेंगे। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा नोडल पॉइंट्स क्या होता है और नोडल प्लेन्स क्या होता है। ठीक है, तो नोडल प्लेन्स और नोडल पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन आई पीस। ठीक है, यानी कि नेत्रिका क्या होती है। ठीक है, तो बेसिकली नेत्रिका क्या होती है, लेंसों का एक कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है, तो आई पीस क्या होती है, नेत्रिका। ठीक है, नेत्रिका क्या होती है, ठीक है, लेंस का क्या होती है, लेंसों का क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है, तो लेंस का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। जैसे बेसिकली इसका यूज कहाँ किया जाता है, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर हम आई पीस का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका यूज करते क्यों, देखिए जैसे हमारे पास क्या होता है कि कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, तो इसमें दो लेंस होते हैं, इसको क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट लेंस। ठीक है, और इसको कहा जाता है आई लेंस। तो बेसिकली क्या होता है कि इस आई लेंस और ऑब्जेक्ट लेंस के कारण क्या होता है, जो हमारी इमेज बन रही है, ठीक है, कोई भी टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से उसमें साफ नहीं बनती है। तो इस आई लेंस को हम क्या कर देते हैं, दो लेंसों का, इस आई लेंस की जगह हम क्या करते हैं, दो लेंसों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं, दो लेंसों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, आई पीस बोला जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है फील्ड लेंस और इसको बोला जाता है फिर आई लेंस। ठीक है, तो एक लेंस की जगह हम लेंसों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, आई पीस बोला जाता है। जिससे क्या होता है कि वैसे फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, बहुत ही कम होता है अगर हम एक लेंस यूज करें, लेकिन जब आई पीस यूज करते हैं तो क्या होता है, फील्ड ऑफ व्यू इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, इमेज साफ हो जाती है। और बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो एब्रेशन है उसको दूर करने के लिए भी क्या करता है, आई पीस का यूज किया जाता है। एब्रेशन बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा श्वेत प्रकाश होता है वो अलग अलग कलर से मिलकर बना होता है, तो क्या होता है कि उनकी फोकल लेंथ अलग अलग होती है, जिसके कारण से इमेज साफ नहीं बनती है। ठीक है, तो उस एब्रेशन को दूर करने के लिए, यानी कि विपतन होता है जिसका हिंदी में अर्थ, ठीक है, तो गोलीय विपतन और जो हमारा वर्ण विपतन होता है उसको दूर करने के लिए हमें क्या करते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आई पीस का यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली आई पीस होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है नेगेटिव आई पीस और दूसरी होती है, ठीक है, नेगेटिव आई पीस और पॉजिटिव आई पीस। देखिए नेगेटिव आई पीस क्या होती है कि किसी भी वर्चुअल जो इमेज होती है उसको मैग्नीफाई करने के लिए जिस आईपीस का यूज करते हैं वो नेगेटिव आईपीस होती है, और जो रियल इमेज को वेरीफाई करने का काम करती है उसे बोला जाता है पॉजिटिव आईपीस। ठीक है, तो आईपीस क्या बताना है कि आईपीस क्या है, एक लेंसों का कॉम्बिनेशन होता है जो क्या करते हैं कि कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जैसे टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, तो उसमें जो एब्रेशन है उस एब्रेशन को दूर करने के लिए हम किसी एक सिंगल लेंस की जगह हम क्या करते हैं, आईपीस का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि एब्रेशन कम होता है और जो हमारी इमेज बन रही है, ठीक है, किसी भी टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में वो साफ बने। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आईपीस का यूज करते हैं। तो ये आईपीस समझ आएगा होगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि न्यूटन वलय वो वर्ताकार क्यों होती है। जो हमारी
न्यूटन रिंग बनती है वो न्यूटन रिंग सर्कुलर क्यों होती है उसका कारण बताना है हमें, ठीक है। तो देखिए न्यूटन रिंग बेसिकली बनती कैसे कि हमारे पास क्या होता है कि एक कोई कांच है, ठीक है, और उस कांच के ऊपर हम कोई प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रख देते हैं, ठीक है, यानी कि कोई प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रख देते हैं, ठीक है। हमारे पास ये क्या है, कांच की स्लैब से, और इसके ऊपर हम क्या कर दिया, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, ठीक है। तो इसमें कारण क्या होता है कि इस कांच और इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के बीच में क्या बन जाती है, एक एयर फिल्म बन जाती है, ठीक है। इसके बीच में क्या बन जाती है, एक एयर फिल्म बन जाती है। तो इस एयर फिल्म के कारण क्या होता है कि जब हम कोई भी लाइट है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लाइट सोर्स है, ठीक है, ठीक है। जब कोई भी एक लाइट सोर्स इसके ऊपर एक हमारी कांच की स्लैब से उसके परपेंडिकुलर क्या करते हैं, नॉर्मल क्या करते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि एयर फिल्म में क्या होता है, इस लाइट का इंटरफेरेंस होता है। इस इंटरफेरेंस के कारण क्या बनती है, कुछ रिंग्स बनती है जिसे हम न्यूटन रिंग कहते हैं, ठीक है। और ये न्यूटन रिंग है, किसी माइक्रोस्कोप में हम क्या है ऊपर से देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें न्यूटन रिंग मिलती है, ठीक है, लाइट के इंटरफेरेंस के कारण। तो इसे क्या बोला जाता है, न्यूटन रिंग बोला जाता है, ठीक है। अब जो ये न्यूटन रिंग होती है ये सर्कुलर क्यों होती है इसका कारण बताना हमें, ठीक है। तो देखिए बेसिकली जो हमारी न्यूटन रिंग है वो सर्कुलर क्यों होती है, क्योंकि देखिए कि हमारे पास कोई कांच की स्लैब है, ठीक है, इसमें जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, इसका सेंटर का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो मान लिया मैंने टी, ठीक है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, मान लिया मैंने यहाँ पे क्या है, ये डिस्टेंस T1 है, तो यहाँ पे भी इतनी ही डिस्टेंस, जो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी है, हमने T1 कंसीडर की है, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, ये मेरी T1 है, तो यहाँ पे क्या होगी मेरी, ये भी T1 होगी। इसी प्रकार थोड़ा आगे चलते हैं तो मेरी ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, T2 हो जाएगी, ये मेरी क्या हो जाएगी, T2 हो जाएगी। अब देखिए ये बेसिकली होता है कि ये जो T1 डिस्टेंस है, ठीक है, बेसिकली T1 डिस्टेंस है, जैसे आप एक कोई प्लेट ले लेते हो, ठीक है, जैसे एक मेरे पास कोई शक्ति ले लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक कटोरी रख देते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ से ये डिस्टेंस में T1 मानी है, तो इस प्रकार से ये क्या होती है, सर्कुलर होती है। तो यहाँ से ये T1 डिस्टेंस में ऐसे इस प्रकार से क्या होता है, सब जगह क्या होती है, T1 डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि अगर ये ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन है तो पूरी पूरी क्या बनेगी, एक सर्कुलर ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी। अगर ये डार्क फ्रिंजेस की कंडीशन है तो क्या बन जाएगी, एक पूरी डार्क फ्रिंजेस बन जाएगी, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस क्या होती है, ये 2D में है। अगर 3D में देखेंगे तो क्या होगा, एक ऐसे कोई कटोरी है किसी प्लेट पे रखी हुई है, तो यहाँ से मैंने T1 डिस्टेंस है, यहाँ पे T1 डिस्टेंस है, तो ये अगर ब्राइट फ्रिंजेस की कंडीशन है, ठीक है, तो हम क्या होगा कि पूरी एक क्या बनेगी, सर्कुलर ब्राइट फ्रिंजेस मिलेगी। अगर ये हमारी क्या होगी, डार्क फ्रिंजेस की कंडीशन होगी, तो पूरी एक क्या बनेगी, डार्क फ्रिंजेस बनेगी। तो ये बेसिकली क्या होता है, सर्कुलर में होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि अगर T1 डिस्टेंस इधर चल रहे हैं तो T1 क्या होगी, इसके चारों ओर होगी, ठीक है। तो जिसके कारण से क्या बनेगी, एक सर्कुलर रिंग बनेगी। अगर ब्राइट है तो ब्राइट की कंडीशन आएगी और डार्क है तो डार्क वाली आएगी, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है कि जो हमारी न्यूटन रिंग में जो न्यूटन रिंग है, ठीक है, वो हमारी क्या होती है, सर्कुलर होती है, ठीक है। अब देखिए कि बेसिकली होता क्या है, लोकस ऑफ कांस्टेंट थिकनेस, ऑफ लाइज ऑन सर्कल, ठीक है। तो कोई भी कांस्टेंट थिकनेस है, ठीक है, तो ये एयर फिल्म की थिकनेस बता रही है T1। तो वो क्या होती है कि अगर कांस्टेंट थिकनेस है, ठीक है, T1 डिस्टेंस है, तो वो क्या होती है, हमेशा एक सर्कल पे लाइज करती है, ठीक है। तो जिसके कारण से जो न्यूटन रिंग्स है वो हमें क्या मिलती है, सर्कल मिलती है, ठीक है, सर्कल के रूप में मिलती है, ठीक है, सर्कुलर मिलती है। ओके, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन वलय का केंद्र है वो पूर्णतः काला क्यों होता है, ठीक है। तो जो न्यूटन रिंग का सेंटर होता है वो कंप्लीटली डार्क क्यों होता है, उसका कारण हमें पूछा गया, ठीक है। तो न्यूटन रिंग का सेंटर है, देखिए जैसे ये हमारे पास न्यूटन रिंग बन रही थी, ठीक है, जैसे हमारे पास न्यूटन रिंग बन रही थी, ठीक है। तो इसका न्यूटन रिंग का जो सेंटर है वो सेंटर हमें कैसा दिख रहा था, ब्लैक दिख रहा था, पूरा डार्क दिख रहा था। तो ये सेंटर है, ये ब्राइट नहीं हो गए, ये डार्क क्यों है, जैसे ये हमारी जो सेकंड है ये क्या हमारी ब्राइट दिख रही है, लेकिन जो सेंटर है वो डार्क क्यों है, ठीक है। तो सेंटर भी ब्राइट बना सकते थे, लेकिन हमारा डार्क क्यों होता है, इसका रीजन पूछा गया है, ठीक है। तो न्यूटन रिंग का सेंटर होता है वो डार्क क्यों होता है, क्योंकि जैसे देखिए
देखिए हमारे पास क्या होता है कि जो एयर फिल्म बन रही है, ठीक है, जिसके कारण से लाइट जो इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, उन लाइट्स के इंसिडेंट के बाद क्या होती है, वो वापस इंटरफेरेंस करके वापस टेलीस्कोप में जाती है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो इनके बीच में जो रेज के बीच में जो पथांतर होता है डेल्टा एक्स, वो दिया जाता है 2μt cos r प्लस λ/2 से, ठीक है। तो ये इस प्रकार से दिया जाता है। देखिए यहाँ म्यू क्या है, म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, जैसे हिंदी में बोलते हैं अपवर्तनांक, ठीक है। और टी है वो डिस्टेंस है, वो कौन सी हम फ्रिंज ले रहे उस फ्रिंज की डिस्टेंस है, ठीक है, सेंटर से। अब देखिए दूसरा है कि ये जो आर है वो उन दो रेज के बीच के क्या है, एंगल है, ठीक है। और λ/2 है वो क्या है, पथांतर है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से क्या होता है कि जो हम एयर फिल्म की बात करें, अगर देखिए इन दोनों के बीच में अगर ये जो बनने वाली फिल्म है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये एयर फिल्म हो, ठीक है, तो अगर ये एयर फिल्म हो तो एयर फिल्म के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू होता है, वो एयर के लिए कितना होता है, म्यू इक्वल टू 1 हो रहा है, ठीक है, 1 होता है। और बाकी अब जैसे देखिए नॉर्मल इंसिडेंट होता है, तो नॉर्मल इंसिडेंट के कारण जो दो रेज के बीच में जो एंगल होता है वो आर इक्वल टू कितना होता है, 0 डिग्री। तो नॉर्मल इंसिडेंट के लिए, एंड यहाँ से मैं लिख भी लेता हूँ, ठीक है, फॉर नॉर्मल इंसिडेंट, ठीक है, तो आर इक्वल टू कितना होता है, 0 डिग्री। तो यहाँ से हमारा पथांतर कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 म्यू की जगह कितना आ जाएगा 1 इंटू टी कॉस 0, ठीक है, कॉस 0 प्लस λ/2। तो यहाँ से डेल्टा एक्स इक्वल टू 2t प्लस λ/2, ठीक है। तो ये मेरे पास पथांतर आ गया। अब देखिए इसने पूछा है कि सेंटर का पूछा है, ठीक है, ये डिस्टेंस है t, ये बता रही है कि कौन सी फ्रिंज की डिस्टेंस हमें बतानी है। तो t क्या होता है, सेंटर की, और सेंटर पे डिस्टेंस कितनी होती है, t इक्वल टू 0, ओके। तो फॉर सेंटर t इक्वल टू क्या होता है, 0। अगर t इक्वल टू 0 है तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस λ/2, यानी कि जो पथांतर आ गया हमारे पास ना λ/2 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास λ सेंटर के लिए जो है पथांतर कितना आ गया, λ/2 आ गया। अब देखिए कोई भी इंटरफेरेंस होता है वो कंस्ट्रक्टिव है या फिर डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है, उसके लिए कंडीशन होती है। अगर जो फेज डिफरेंस है वो λ/2 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंटर पे जो इंटरफेरेंस है वो डिस्ट्रक्टिव है। तो इसके कारण से क्या होता है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण क्या होता है, जो फ्रिंज बनती है वो क्या बनती है, डार्क बनती है। तो इसीलिए न्यूट्रॉन वलय में जो सेंटर है, सेंटर पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और इस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण क्या होता है कि जो सेंटर पे है वो फ्रिंज है वो डार्क बनती है, ठीक है। तो ये कारण हो गया न्यूट्रॉन स्ट्रिंग का सेंटर पे डार्क बनने का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला व्युत्क्रमण जोन प्लेट्स क्या होती है, ठीक है। आप देखिए जोन प्लेट्स लिखना भूल गए, ठीक है। तो यहाँ से इसने पूछा कि कला व्युत्क्रमण जोन प्लेट्स क्या होती है, यानी कि फेज रिवर्सल जोन प्लेट्स क्या होती है, उसके बारे में बताना है हमें, ठीक है। तो फेज रिवर्सल जोन प्लेट्स से पहले आपको पता होना चाहिए कि जोन प्लेट्स होती क्या है बेसिकली। देखिए जोन प्लेट्स क्या होती है, किसी भी लाइट को ऑब्स्ट्रैक्ट करने के लिए एक स्क्रीन बनाई जाती है, जिसे क्या बोला जाता है, जॉन प्लेट्स बोला जाता है। और बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है, जो फ्रेनल मेथड होता है उसमें जो हमारे फ्रंट वेव फ्रंट होते हैं उसको हाफ पीरियड जोन्स में डिवाइड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। देखिए जोन प्लेट्स होती है वो बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक होती है पॉजिटिव जोन प्लेट्स और दूसरी होती है नेगेटिव जोन प्लेट। अब देखिए पॉजिटिव जोन प्लेट्स क्या होती है, नेगेटिव जोन प्लेट्स क्या होती है, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि फेज रिवर्सल जोन प्लेट्स क्या होती है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जोन प्लेट्स किस प्रकार से डिजाइन की जाती है, कोई भी स्क्रीन होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार से कुछ ठीक है, लाइट को क्या किया जाता है, ऑब्स्ट्रैक्ट किया जाता है। बेसिकली इस प्रकार से क्या किया जाता है, कुछ
कुछ लाइट को क्या किया जाता है, ट्रांसपेरेंट किया जाता है, और कुछ लाइट को क्या किया ऑब्स्ट्रैक्ट किया जाता है, ऑब्स्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे मेरे पास ये पहली फ्रिंज है, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है, दूसरी है नॉन ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ से क्या होता है कि लाइट्स जब भी इंसिडेंट होती है तो यहाँ से तो ट्रांसपेरेंट हो जाती है, लेकिन यहाँ से जो हमने क्या कर दिया, इसको नॉन ट्रांसपेरेंट बना दिया, तो यहाँ से लाइट पास नहीं आउट हो जाती है। ठीक है, पास नहीं हो जाती है, जिससे क्या होता है कि हमें हाफ रेड जोन्स प्राप्त होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा मकसद है कि वो है कि कला व्युत्क्रमण जोन प्लेट्स क्या होती है, यानी कि फेज रिवर्सल जोन प्लेट है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो उससे पहले मैं बताऊंगा आपको पॉजिटिव और नेगेटिव जोन प्लेट क्या होती है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे ठीक है, पॉजिटिव जोन प्लेट्स। अब बेसिकली पॉजिटिव जोन प्लेट्स क्या होती है कि देखिए, इसमें हम क्या करते हैं कि अल्टरनेटिव जो हमारे जो भी हमारी फ्रिंज है उसको हम क्या करते हैं, एक को ट्रांसपेरेंट रखते हैं और दूसरे को नॉन ट्रांसपेरेंट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहली वाली को ट्रांसपेरेंट रखा, दूसरी वाली को नॉन ट्रांसपेरेंट रखा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम इवन नंबर ठीक है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, इस प्रकार से हम फ्रिंजेस को क्या कर दें, नॉन ट्रांसपेरेंट कर दें। ठीक है, ठीक है, और जो ऑड नंबर ऑफ फ्रिंजेस है, जैसे मेरी 1 2 3 नहीं 2 नहीं आएगा, 3 5 डॉट डॉट, इसको क्या कर देते हैं हम, ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। तो ये हमारी जो, इसको क्या कर देते हैं हम, ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, तो हमारी ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव जोन प्लेट्स कहलाएगा। अगर हम उल्टा कर देते हैं कि जो हमारी 2 नंबर फ्रिंज है, ठीक है, उसको तो हम कर देते हैं ट्रांसपेरेंट, और जो ऑड नंबर ऑफ फ्रिंजेस है उसको क्या कर देते हैं, नॉन ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा, नेगेटिव जोन प्लेट्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव जोन प्लेट्स। ठीक है, तो नेगेटिव जोन प्लेट्स जस्ट इसका उल्टा है। ठीक है, इसमें हम क्या करें कि जो ऑड नंबर ऑफ फ्रिंजेस है उसको क्या कर दिया हमने, ट्रांसपेरेंट कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या करता है कि सेंटर वाले को हम नॉन ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, और उसके बाद वाले जो भी हमारे जैसे इवन नंबर ऑफ जो भी हमारे जोन प्लेट्स हैं उसको क्या कर दिया हमने, डार्क कर दिया। ठीक है, उसको क्या कर दिया, नॉन ट्रांसपेरेंट कर दिया, तो इसको क्या बोला जाता है, पॉजिटिव जोन प्लेट्स। और जैसे जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, नेगेटिव जोन प्लेट्स। अब देखिए, हमें क्वेश्चन पूछा गया कि फेज रिवर्सल जोन प्लेट क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली फेज रिवर्सल जोन प्लेट क्या होता है कि जो हमारे नॉन ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, फ्रिंजेज है, उसकी जगह हम क्या करते हैं कि ऐसा मटेरियल फिट करें कि जिससे क्या हो कि लाइट पास आउट तो हो जाए, लेकिन क्या करें कि जो ट्रांसपेरेंट में से लाइट पास हो रही है उसके साथ कितना λ/2 फेज डिफरेंस क्रिएट कर देते। तो λ/2 फेज पार्ट डिफरेंस क्रिएट करे तो उसे क्या बोला जाता है, फेज रिवर्सल जोन प्लेट बोला जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो नॉन ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, इस जोन प्लेट्स में जो है नॉन ट्रांसपेरेंट फ्रिंज है उसकी जगह हम ऐसा मटेरियल फिट करते हैं कि जिससे कि जो लाइट है ट्रांसपेरेंट में से निकल रही है, और जो हम यहाँ मटेरियल फिट करें उसमें से निकल रही है, तो उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है, पार्ट डिफरेंस है, वो कितना हो जाए, λ/2 हो जाए। यानी कि इनके बीच में पार्ट डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, λ/2 होना चाहिए, जिससे इसका क्या हो जाए, फेज डिफरेंस है फाई है वो कितना हो जाता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, 2 पाई लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस हमने कितना मान लिया, λ/2 करता है। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाए, पाई हो जाता है। यानी कि फेज डिफरेंस कितना आ जाता है उनके बीच में, पाई का आ जाता है, यानी कि वो फेज को रिवर्स कर देता है। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि जैसे देखिए मैग्नीट्यूड है, ठीक है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड बेसिकली किस प्रकार से दिया जाता है, वो दिया जाता है E0 इक्वल टू E1 माइनस E2 माइनस प्लस E3 माइनस E4 प्लस E5 डॉट डॉट। ठीक है, इस प्रकार से दिया जाता है। अब क्या होता है कि जब ये इसको हम पॉजिटिव जोन प्लेट्स की बात करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, जैसे ये ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ, ठीक है, फ्रिंजेस। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता है वो E1 प्लस E3 प्लस E5 इस प्रकार से आता है। तो फेज रिवर्सल में क्या होता है कि हम इसका फेज क्या कर देते हैं, जस्ट अपोजिट कर देते हैं, तो जिसके कारण से ये माइनस होता है, E0 इक्वल टू क्या आ जाता है, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से आ जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि इसका एम्पलीट्यूड में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है इसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, फेज रिवर्सल में, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो
यहाँ पे जो हम क्या कर रहे हैं, नॉन ट्रांसपेरेंट जो भी हमारी फ्रिंजेस है उसको हम क्या कर दिया, एक ऐसा मटेरियल फिट कर दिया कि वो λ/2 का फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस क्रिएट कर देता है, जिसके कारण से इनका फेज अपोजिट हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण से एम्पलीट्यूड में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो उसे क्या बोला जाता है, फेज रिवर्सल जोन प्लेट बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या प्रतिलोमन से आप क्या समझते हो। ठीक है, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो बेसिकली देखिए, पॉपुलेशन इन्वर्जन से पहले आपको पता होना चाहिए कि देखिए हमें लेजर बीम किस प्रकार से प्राप्त होती है। देखिए लेजर बीम किस प्रकार से प्राप्त होती है कि हमारे पास क्या है, ये एक्साइटेड स्टेट है E2 और ये हमारा ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब कोई भी पार्टिकल्स एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो क्या करता है, कुछ फोटॉन्स एमिट करता है। ठीक है, जैसे मैंने एस न्यू यहाँ क्या करता है, कोई फोटॉन एमिट करता है, तो जिसके कारण से क्या होता है कि हमें क्या बनती है, एक लेजर बीम प्राप्त होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये तो होता है लेजर बीम किस प्रकार से प्राप्त होती है। तो अब देखिए पॉपुलेशन इन्वर्जन होता क्या है। देखिए पॉपुलेशन इन्वर्जन बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास E2 है, E1 है। ओके, ठीक है, इसकी एनर्जी ये है ग्राउंड स्टेट, ये है एक्साइटेड स्टेट। अब देखिए फोटॉन्स है इमिट कब हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें लेजर बीम प्राप्त करनी है तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फोटोन इमिट्स हो। तो फोटोन ज़्यादा से ज़्यादा कब इमिट होंगे, जब क्या हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो हमारे एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा हो। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जितने ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में एटम्स होंगे, ठीक है, जो भी होंगे, तो क्या होंगे कि वो एनर्जी रिलीज करेंगे और वापस क्या आएंगे, ग्राउंड स्टेट में आएंगे, जिससे हमें क्या मिलता है, बढ़िया एक लेजर बीम मिलती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली नॉर्मली क्या होता है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है, N1 है, वो N2 से ज़्यादा होते हैं। N2 क्या बता रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एक्साइटेड स्टेट, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स N1 बता रहा है इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि सारे पार्टिकल क्या होते हैं, नॉर्मली ग्राउंड स्टेट में होते हैं। तो हमें लेजर बीम प्राप्त करने के लिए ये सारे पार्टिकल्स किस में जाने चाहिए, एक्साइटेड स्टेट में जाने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, बाहर से कुछ एनर्जी देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि ये पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, ग्राउंड स्टेट से क्या चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, जिससे क्या बोला जाता है, पंपिंग बोला जाता है। जिससे बाहर से जो हम एनर्जी दे रहे हैं उसको क्या बोला जाता है, पंपिंग बोला जाता है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो सारे कहाँ चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जो N2 की वैल्यू है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन एक्साइटेड स्टेट, वो ग्राउंड स्टेट से क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन बोला जाता है। यानी कि हमें एक फाइन लेजर बीम प्राप्त करनी है तो उसके लिए क्या होता है कि एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स है वो ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं कि नॉर्मली ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, तो उसको उल्टा करने के लिए, यानी कि जो एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा करने के लिए हम क्या करते हैं, बाहर से कुछ एनर्जी देते हैं। जो एनर्जी को क्या बोला जाता है, पंपिंग बोला जाता है। ठीक है, एनर्जी देने को। तो उस पंपिंग के कारण क्या होता है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा हो जाते हैं ग्राउंड स्टेट से, और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन बोला जाता है। यानी कि बेसिकली जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो एक्साइटेड स्टेट में ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा करना क्या कहलाता है, हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि किसी प्रकाशीय उपकरण की विभेदन क्षमता क्या होती है, परिभाषा दीजिए। ठीक है, कि कोई भी हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसकी रीसॉल्विंग पावर क्या होती है उसके बारे में बताना है। अब देखिए रीसॉल्विंग पावर बेसिकली किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की क्या होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो उनको वह किस प्रकार से डिस्टिंग्विश कर पाता है, उसकी क्या कहलाएगी, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रीसॉल्विंग पावर कहलाएगी। अब देखिए कोई भी गाड़ी है, ठीक है, वो हमारे पास सड़क पे आ रही है, ठीक है, तो जब दूर होती है तो उसकी लाइट्स क्या है, दो लाइट्स हमें क्या दिखाई देती है, एक ही लाइट्स दिखाई देती है। तो जब वो पास आती है तो हमें क्या दिखाई देती है कि भाई ये एक लाइट नहीं थी, ये दो लाइट थी। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या कहलाती है, हमारी आंख की क्या है, आंख भी क्या है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी रीसॉल्विंग पावर कहलाएगी। ठीक है, तो बेसिकली वैसे आप नॉर्मल लाइफ में देखते हो, जैसे कोई भी फ़ोन है अगर लो क्वालिटी का है, यानी कि उसका कैमरा लो क्वालिटी का है, यानी कि तो उसमें क्या होता है कि जो हाई क्वालिटी का कैमरा होता है तो उसमें उसकी जो रीसॉल्विंग पावर होती है, कि भाई हम बताते हैं कि जो हमारा कैमरा होता है, ठीक है, हाई क्वालिटी वाला, उसकी रीसॉल्विंग पावर क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो रीसॉल्विंग बेसिकली क्या होती है कि दो ऑब्जेक्ट को कितना वो डिस्टिंग्विश कर पा रहा है कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो उसकी क्या कहलाएगी, रीसॉल्विंग पावर कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए रीसॉल्विंग बेसिकली क्या होता है कि जो रीसॉल्विंग लिमिट होती है उसके क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है,
रीसॉल्विंग पावर इक्वल टू होता है 1 अपॉन रीसॉल्विंग लिमिट, यानी कि जिसे हिंदी में बोलते हैं विभेदन क्षमता। यानी कि ये रीसॉल्विंग पावर जितनी ज़्यादा होगी उतना ही क्या होगा, इसकी रीसॉल्विंग लिमिट क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो क्या होती है रीसॉल्विंग लिमिट की, जो रीसॉल्विंग पावर होती है वो बेसिकली रीसॉल्विंग लिमिट्स की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो रीसॉल्विंग पावर क्या बताती है कि कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो किसी भी दो पार्टिकल्स को किस प्रकार से डिस्टिंग्विश कर पाता है, उसकी क्या कहलाएगी, वो उतनी ज़्यादा क्या होगी, रीसॉल्विंग पावर होगी। ठीक है, उसकी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समतल पारगमन ग्रेटिंग की परिभाषा देखिए। ठीक है, हमें बताना प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग क्या होती है उसके बारे में। देखिए, प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग क्या होती है, बेसिकली कोई हमारे पास कोई कांच की स्लैब्स होती है। ठीक है, तो कांच की पट्टी पर हम क्या करते हैं कि फाइन जो डायमंड्स होता है उसके कारण से उस पर लाइन रूट कर देते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि जब उसमें से हम लाइट पास आउट कराएंगे तो क्या होता है कि लाइट का डिफ्रेक्शन होता है, जिससे हमें एक पैटर्न प्राप्त होता है। ठीक है, जिसे बोला जाता है प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग बोला जाता है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास क्या है, एक कोई कांच की स्लैब। ठीक है, तो इस पे हम क्या करते हैं कि इस प्रकार से लाइन रूट कर देते हैं, लाइन खींच देते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण से क्या होता है कि इसमें से जब लाइट को पास आउट करवाएंगे तो लाइट का क्या होता है, डिफ्रेक्शन होता है। डिफ्रेक्शन के कारण हमें पैटर्न दिखाई देता है, जिसे क्या बोला जाता है, समतल पारगमन ग्रेटिंग बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली 1 इंच में, ठीक है, बेसिकली 1 इंच यानी कि 2.54 सेंटीमीटर में लगभग 15,000 लाइनें खींची जाती है। ठीक है, कितनी लाइन खींची जाती है, 15,000 लाइन खींची जाती है। ठीक है, 15,000 लाइन। ठीक है, तो जिसके कारण से क्या होता है कि लाइट का डिफ्रेक्शन होता है और उससे पैटर्न दिखाई देता है। ठीक है, जैसे इस डायग्राम से समझे हम कि हमारे पास क्या है कि ये कोई एक, ठीक है, कांच की स्लैब से जिसमें क्या है कि लाइन खींच रखी है, तो उसमें से क्या होता है कि जो जहाँ हमने लाइन खींच रखी है उससे लाइट का पास आउट नहीं हो जाता है, और बाकी वाली जगह से क्या होती है, लाइट आसानी से पास आउट हो जाती है। तो जैसे देखिए कि ये हमारे पास लाइन खींच रखी है, तो यहाँ से लाइट पास आउट नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, लाइट हमारी पास आउट हो रही है। तो इस लाइट पास आउट लाइट के कारण क्या होता है कि लाइट का डिफ्रेक्शन होता है। डिफ्रेक्शन के कारण यहाँ स्क्रीन पे हमें क्या मिलता है, एक पैटर्न मिलता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, समतल पारगमन ग्रेटिंग कहलाता है। ओके, अब देखिए कभी कभार इसमें क्या पूछा जाता है कि ग्रेटिंग एलिमेंट्स क्या होता है। ठीक है, तो ग्रेटिंग एलिमेंट्स बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी ये जो हमारी है, ठीक है, जो लाइन खींच रखी है उस लाइन की लंबाई है वो ए है मान लीजिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये, और जो हमारी ये वाली डिस्टेंस है यानी कि ये, वो हमने बी मान ली। ठीक है, ठीक है, जो यहाँ से खाली वाला भाग है, ठीक है, ये हमने बी मान लिया। ठीक है, तो ये बी मान लिया। अब देखिए जो हमारी ग्रेटिंग एलिमेंट्स का होता है कि दो क्रमागत जो स्लिट्स होते हैं उसके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, हमारी ग्रेटिंग एलिमेंट्स कहलाती है। यानी कि जो ये हमारी स्लिट्स है यहाँ तक, तो इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक ये जो डिस्टेंस है ये हमारी क्या कहलाती है, ग्रेटिंग एलिमेंट्स कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ग्रेटिंग एलिमेंट्स कहलाता है। अब देखिए ग्रेटिंग एलिमेंट्स है वो बेसिकली कितना होता है, देखिए ये हमारा जो सेंटर है इसका, ठीक है, इसकी पूरी लंबाई है वो हमने क्या मान ली, बी मान ली। ठीक है, ये जैसे ये और यहाँ तक ये लंबाई है वो हमने बी मान ली। तो इसका सेंटर है, इस सेंटर की लंबाई कितनी हो जाएगी, b/2 हो जाएगी, प्लस ये पूरी डिस्टेंस हमने कितना मान लिया, ए मान लिया। ठीक है, इन सबकी डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, ए मान लिया। अब देखिए ये आगे वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, वापस ये क्या सेंटर है, ये भी क्या हो जाएगी, b/2 हो जाएगी। तो b/2 प्लस b/2 क्या हो जाएगा, b प्लस ए। तो यानी कि ग्रेटिंग एलिमेंट दिया जाता है वो a प्लस बी से दिया जाता है। और ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होता है कि दो क्रमागत स्लिट्स के सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट्स कहलाती है। ठीक है, तो ये होगी ग्रेटिंग एलिमेंट्स।
ओके। और ग्रेटिंग जो हमारी प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग क्या होती है कि कोई भी हमारी कांच की स्लैब्स होती है उसके बीच उसके ऊपर हम क्या करते हैं कि जो डायमंड फाइन डायमंड्स होता है उसके कारण से हम लाइन रूल्ड कर देते हैं, और लाइन रूल्ड करते हैं जिसके कारण से क्या होता है कि जब उस पर लाइट हम पास आउट करवाते हैं तो लाइट का क्या होता है, डिफ्रेक्शन होता है, डिफ्रेक्शन के कारण हमें पैटर्न दिखाई देता है, और इसको क्या बोलेंगे हम, कांच की स्लैब्स को ग्रेटिंग बोला जाता है। ठीक है, प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग बोला जाता है। ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है कि द्विव अपवर्तन से आप क्या समझते हो, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाई डबल रिफ्रैक्शन। डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में बताना है। अब देखिए पहले नॉर्मली आपको रिफ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, रिफ्रैक्शन होता क्या है। देखिए नॉर्मली रिफ्रैक्शन क्या होता है कि हमारे पास दो मीडियम है, ये हमारे पास मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। ओके, दो हमारे पास मीडियम है, एक मीडियम 1 है और एक मीडियम 2 है। तो जब कोई भी लाइट है जो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है तो वो क्या होती है कि अपने जो भी पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ठीक है, तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं हम, अपवर्तन कहते हैं या फिर रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये नॉर्मल है, ठीक है, तो ये लाइट जानी तो ऐसी सही है, लेकिन क्या होता है कि अपवर्तन के कारण क्या होता है कि ये अपने पथ से विचलित हो जाती है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे ये इस अभिलंब की ओर आएगी, अभिलंब से दूर जाएगी, वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, इन मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे अगर कोई रेयर मीडियम से डेंस में जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अगर वो डेंस से रेयर में जाएगी तो क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हो चली जाएगी। तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, और रिफ्रैक्शन बेसिकली आप कब देखते हो, जैसे आपने कोई भी पानी की भरी कटोरी है, ठीक है, तो उसके अंदर पेंसिल देखते हो तो पेंसिल आपको मुड़ी हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो वो किसके कारण से होती है, रिफ्रैक्शन के कारण ही होती है। ठीक है, तो ये तो रिफ्रैक्शन का होता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारी कांच की स्लैब्स होती है वो क्या करती है, किसी भी जो क्या फिनोमेना को, कौन से फिनोमेना को दर्शाती है, रिफ्रैक्शन को। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो क्या करते हैं, डबल रिफ्रैक्शन दर्शाते हैं। यानी कि जैसे क्वार्ट्ज है, ठीक है, और कैल्साइट है, ठीक है, ये सारे क्या करते हैं, डबल रिफ्रैक्शन को इंडिकेट करते हैं। जैसे क्या होता है कि जब कोई भी, ये हमारे पास असमतल ध्रुवित प्रकाश है, ये कोई भी हमारा जैसे क्वार्ट्ज है, ठीक है, मटेरियल पर आपतित होता है तो उसके बाद क्या होता है कि ये दो रे में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक होती है ऑर्डिनरी रे, एक होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। ठीक है, तो ऑर्डिनरी रे क्या होती है कि नॉर्मली वो जो हमारे अपवर्तन के नियम है उनको पालन करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी रे, यानी कि साधारण किरण। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो क्या है कि नॉर्मल जो हमारे अपवर्तन के नियम है उनका पालन नहीं करती है। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे बोला जाता है। ठीक है, तो ये होता है डबल रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है कि नॉर्मली जब कोई लाइट्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ऐसे मटेरियल्स, कोई ऐसा मटेरियल्स होता है जो लाइट्स को एक लाइन के अलावा उसको दो लाइन्स में डिवाइड कर देता है, तो उसको क्या बोला जाता है, डबल रिफ्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वार्ट्ज है, ये सारे मटेरियल्स है वो डबल रिफ्रैक्शन को शो करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डबल रिफ्रैक्शन। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि हाफ वेव प्लेट्स क्या होती है। ठीक है, अर्ध तरंग प्लेट क्या होती है उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो हाफ वेव प्लेट बेसिकली क्या होती है, एक अवमंदक पट्टिका होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होती है, ठीक है, ये बेसिकली क्या होती है, अवमंदक पट्टिका होती है, जो किस काम के लिए यूज होती है कि जो हमारी द्विवर्तन से दो रेज प्राप्त हुई, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, एक ऑर्डिनरी रे। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको कि, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, द्विवर्तन से दो रे प्राप्त हो रही है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक ऑर्डिनरी रे। तो इन दो रेज के बीच में पार्ट डिफरेंस है, वो λ/2 क्रिएट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हाफ वेव प्लेट्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारी ऑर्डिनरी रे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस λ/2 क्रिएट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हाफ वेव प्लेट्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका यूज, ठीक है, इसका यूज
और ए बार ई जे के 20 पतांतर को λ/2 करने के लिए, ठीक है, करने के लिए उपयोग में किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो पार्ट डिफरेंस है वो ई रे और ओ रे के बीच में कितना करने के लिए λ/2। तो जैसे फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो फाई इक्वल टू, अगर फेज डिफरेंस की बात करें तो वो होता है 2 पाई लैम्डा इंटू पतांतर, और पतांतर हमारे पास कितना आ गया, हमने λ/2 क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा पाई, यानी कि पाई फेज डिफरेंस, इन दोनों के बीच में पाई फेज डिफरेंस क्रिएट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, हाफ वेव प्लेट्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हाफ वेव प्लेट्स क्या होती है, एक अवमंदन पट्टिका होती है और इसका यूज़ है जो ई रे और ओ रे, ठीक है, दो रेज प्राप्त होती है, उन रेज के बीच में जो पार्ट डिफरेंस है उसको λ/2 तथा उसके बीच में फेज डिफरेंस को पाई क्रिएट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये हमारे जो पार्ट ए के 10 क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो गए। अब देखिए बाकी जो आपके क्वेश्चंस है जैसे पार्ट बी के, ठीक है, प्रत्येक यूनिट से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और उसके दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना होता है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है पहली यूनिट से, वो है हाइगेंस नेत्रिका क्या होती है, इसकी रचना तथा कार्यविधि को समझाइए तथा चित्र द्वारा प्रदान बिंदुओं की स्थिति को दर्शाना है, ठीक है। तो वैसे तो मैंने नेत्रिका क्या होती है इसके बारे में पूरा बता दिया, आई पीस क्या होती है, बाकी हाइगेंस के बारे में और दूसरा जो नेत्रिका से आप क्या समझते हो, और रेमेस्टन नेत्रिका की कार्यविधि एवं रचना का वर्णन करना है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये दोनों नेत्रिका होती है, एक हाइगेंस होती है, एक रेमेस्टन नेत्रिका होती है, ठीक है। तो इनके बारे में डिटेल्स में जो हमारे 12 प्लस का ऐप है वहाँ पे सर ने पूरा डिटेल्स में करवा रखा है, रेमेस्टन नेत्रिका क्या होती है, हाइगेंस नेत्रिका क्या होती है और इनमें क्या डिफरेंस होता है, इन सब के बारे में सर ने करवा रखा है। तो आप वहाँ 12 प्लस के ऐप पे जाके ये देखना, या इन दोनों क्वेश्चन के आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी देखिए जब प्रत्येक यूनिट से हमने 2-2 क्वेश्चन रख रखे हैं, ठीक है। तो प्रत्येक यूनिट से जैसे आपका एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है उसी हिसाब से, ठीक है। तो ये देखिए सेकेंड यूनिट से 2 क्वेश्चन है, इसके अलावा देखिए ये हमारे थर्ड यूनिट से 2 क्वेश्चन है, ठीक है, एक रूबी लेजर्स के बारे में, एक जॉन प्लेट्स के बारे में, ठीक है। वैसे जॉन प्लेट्स के बारे में मैंने बता दिया आपको, बाकी इसमें तो बाकी सब कुछ बता ही दिया है, ठीक है। उत्तर लेंस से तुलना वाला बाकी रह गए हैं, ठीक है, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा वहाँ 12 प्लस के वीडियो लेक्चर में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये देखिए दोनों क्वेश्चन है 4th यूनिट से और ये क्वेश्चन है आगे वाला 5th यूनिट से, ठीक है। तो ये सारे बी पार्ट्स के क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, जिसका हमारा इनका जो सॉल्यूशन है वो यूट्यूब पे करवाना पॉसिबल नहीं है। तो हमारे 12 प्लस के ऐप पे ये सारे क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको वीडियो लेक्चर्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वहाँ विजिट कीजिए तो वहाँ आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी देखिए जो आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF है वो ऐप पे तो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, लेकिन जो टेलीग्राम पे है वो पता नहीं कब अपलोड होगी, लगभग 2 से 8 दिन में हो जाएगी, ठीक है। तो आप अगर इसको इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखना चाहते हो तो क्या करो कि आप यहाँ से वीडियो को रोक के आप देख सकते हो, ठीक है। ये इस प्रकार से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से भी लिख सकते हो, ठीक है, वीडियो को रोक के। तो इस प्रकार से ये आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, ओके। तो ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चंस में अगर डाउट आ रहा है, ठीक है, किसी का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है बी पार्ट के क्वेश्चंस का, तो ये आपके 12 प्लस के नंबर दे रखे, आप यहाँ पे मैसेज कीजिए, आपके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आज का जो लेक्चर है वो आपको बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।